आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। आपके यूपीपीसीएल अकाउंटेंट के सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब ही है कि कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कौन से शेड्यूल में बोला गया और कौन से पार्ट में बनाया जाता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग और पार्ट 1 में बनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में बनता है या फिर कंपनी का बैलेंस शीट कौन से पार्ट में बनता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल न बन करके वर्टिकल बनता है। वर्टिकल, क्लियर? वर्टिकल का मतलब खड़े खड़े। पहले आप लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी हुआ करता था और राइट हैंड साइड में असेट्स हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, शुरू से इक्विटी एंड लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी को पहले लिखते हुए आएंगे, जहां लायबिलिटी खत्म होगा उसी के नीचे से असेट्स को लिखना शुरू करेंगे। मीन्स हमारी लायबिलिटी ऐसे खड़ी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे खड़ा रहेगा। यहाँ से लायबिलिटी चलेगा, जहाँ लायबिलिटी खत्म वहाँ से असेट चलेगा, फिर असेट खत्म। लायबिलिटी का टोटल यहाँ जो आएगा वही टोटल यहाँ असेट का भी आएगा, दोनों मैच कर जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर? तो कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, किस नाम से दिखाई जाती है, उसको भी डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन 1, 2 यहाँ से 100% बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करते हैं। ये क्या है? हर कंपनी की लायबिलिटी 2 टाइप की होती है। एक जो कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी है, मतलब आप तो जानते हैं ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है और मालिक को अलग ट्रीट किया जाता है। तो मालिक ने जो पैसा बिजनेस को दे रखा है, बिजनेस के लिए वो तो लायबिलिटी है ना, बट वो लायबिलिटी किससे रिलेटेड है? मालिक से रिलेटेड। मतलब बिजनेस को वो पैसा इन फ्यूचर किसे देना है? मालिक को देना है। किसे वापस करना है? मालिक को वापस करना है। तो कंपनी की वो लायबिलिटी तो हुई बट वो मालिक से रिलेटेड हुई। तो मालिक से रिलेटेड जो है उसको इक्विटी के नाम से जानेंगे और मालिक के अलावा की जितनी भी लायबिलिटी कंपनी की बनेगी वो लायबिलिटीज़ के नाम से जानी जाएगी। मीन्स लायबिलिटीज़ को हम दूसरे सेंस में आउटसाइड लायबिलिटी भी बोलेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी बोलेंगे, दूसरे नाम से एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलेंगे और इक्विटी लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी के नाम से जानेंगे या ओनर्स लायबिलिटी के भी नाम से जानेंगे। नाम आप लिखते रहिएगा, आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओनर्स लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर हो गया? अब इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड को कंसीडर किया जाता है। शेयर होल्डर फंड किसका पार्ट है? इक्विटी लायबिलिटी का। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या होता है? तो शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी को जो पैसा पब्लिक से शेयर के रूप में मिलता है, मतलब कंपनी पब्लिक को शेयर दे करके जो पैसा कलेक्ट करती है वो शेयर कैपिटल के रूप में दिखाती है कि इतना पैसा हमारी लायबिलिटी है जो कि इन फ्यूचर मुझे वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। पहला हो गया। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसको सरप्लस के नाम से कंपनी जानती है और उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा एज ए रिजर्व के रूप में बना के रख लिया जाता है, तो वो रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि ये रिजर्व और सरप्लस ये सब कंपनी का प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में हम कंपनी की प्रॉफिट को रखते हैं और कंपनी की प्रॉफिट किसका हिस्सा है? तो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, क्योंकि कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को वही पाने का अधिकार भी रखते हैं। तो ये भी ओनर से रिलेटेड होगा। सी पॉइंट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका सेंस ये है कि कभी कभी कंपनी जब पब्लिक से पैसा मांगती है कि आप हमें पैसा दे दीजिए और आप हमारा शेयर ले लीजिए, तो पब्लिक को इस बात का डर होता है कि हम इनका शेयर ले करके इनको पैसा दे दें और कल को कंपनी फ्लॉप हो जाए तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उस केस में पब्लिक कंपनी को पैसा
नहीं देती है, तो पब्लिक को श्योरिटी देती है कंपनी कि भैया आप मेरा शेयर मत लो, आप हमें पैसा दे दो, हमसे आप शेयर वारंट ले लो। शेयर वारंट जस्ट लाइक शेयर, बट शेयर नहीं होता है, शेयर वारंट होता है। मीन्स आप हमसे शेयर वारंट ले लो। शेयर वारंट का मतलब ये होता है कि कुछ समय के बाद जो पब्लिक कंपनी को पैसा दे करके शेयर वारंट लिया है, वो पब्लिक जब देखे कि कंपनी फ़ायदे में चल रही है तो शेयर वारंट वापस करके कंपनी से शेयर ले सकते हैं। तो उस केस में जब कंपनी पब्लिक को शेयर वारंट दे करके और उसके बदले में जो पैसा कलेक्ट करती है उसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के नाम से दिखाती है, जो कि वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो ये तीनों शेयर से रिलेटेड थे, जो कि लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड बना। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सिर्फ छोटा सा पॉइंट समझिएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है और उसके बदले में उनको शेयर देती है, तो कंपनी के सामने एक कंडीशन रखा जाता है, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं पब्लिक करती है आपके शेयर का, तो आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो भी एप्लीकेशन के रूप में पैसा पाई, अब वो पैसा कंपनी अपना माने या फिर कंपनी सोचे कि हमें वापस करना पड़ेगा, क्या माने, उसको कैपिटल बना ले कि ना बनाए। तो इस केस में एक पॉइंट होता है, जैसे कंपनी को पैसा मिला 28 मार्च को और कंपनी ने कहा कि हमारा जो शेयर बिकेगा वो 10 अप्रैल तक बिकेगा। 10 अप्रैल तक की डेट रख रखा है इसने। तब ध्यान से सोचिए, अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को, तो 28 मार्च को डेट ओपन किया और 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में कंपनी के पास जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुए होंगे, उस एप्लीकेशन पे जो भी पैसा कंपनी को मिला होगा, अब कंपनी वो कहाँ ट्रांसफ़र करे, क्योंकि कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगी कि नहीं करेगी, इसका डिसीजन तो 10 अप्रैल को जब एप्लीकेशन डेट की क्लोजिंग होगी तब डिसाइड होगा ना कि कंपनी का 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। तो जब 10 तारीख को आएंगे तब तो जाके पता चलेगा कि 90% सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ। अगर 10 तारीख को 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो फिर कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती, बल्कि पूरा पैसा पब्लिक का वापस करना पड़ जाएगा। बट जब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो उसी टाइम तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में जितना कंपनी को पैसा मिल गया है, उस पैसे को कंपनी है किस नाम से लायबिलिटी बनाए, तो उसके लिए कंपनी के बैलेंस शीट में ये नाम दिया गया, उसको आप शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से रख दीजिए कि हमें शेयर एप्लीकेशन के रूप में इतना पैसा मिला है, लेकिन अभी इसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग है अलॉटमेंट होना, इसलिए हमको इस लायबिलिटी को इस नाम से दिखाना पड़ा। क्लियर? आगे नॉन करंट लायबिलिटी, कंपनी की ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट कंपनी को 12 महीने के बाद करना है, वो कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? नॉन करंट लायबिलिटी। जिसमें है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का मतलब ऐसा लोन कंपनी ने लिया है जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करेगी, डिबेंचर के रूप में, बैंक लोन, ये सब। ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब कंपनी की जितनी लायबिलिटी बन रही थी, टैक्स उससे कम पे किया है। जब बनने वाली लायबिलिटी से कम टैक्स पे हो तो जितना नहीं पे हुआ है उसी को डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में वो चीज़ें ले आते हैं, जैसे यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स, जिस बिल्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट आफ्टर 12 मंथ होता है उसको हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं, और जिसका विद इन 12 मंथ होता है उसको यहाँ ला करके रख देते हैं। ठीक है। कंपनी को अगर किसी क्रेडिटर्स का पेमेंट या किसी बिल का पेमेंट 12 महीने के बाद करना है तो फिर वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा, और 12 महीने के अंदर ही करना है तो फिर वो ट्रेड पेबल में आके दिखा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब कंपनी ने ऐसा प्रोविजन बना रखा है जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करेगा तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन कंपनी ने ऐसा प्रोविजन बना रखा है जिसका पेमेंट कंपनी को 12 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा तो फिर वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर? शॉर्ट टर्म बोरोविंग करंट लायबिलिटी का ही हिस्सा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का मतलब कंपनी ने ऐसा लोन लिया है जिसका पेमेंट उसे 12 महीने के अंदर ही करना पड़े। कितने दिन के अंदर? 12 महीने के
अंदर ही करना पड़े तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग के नाम से जाना जाता है। और अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो वो लायबिलिटी जो कंपनी की थी बट पे नहीं की, तो वो भी किससे रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड। एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी पेमेंट कंपनी नहीं कर पाया उसको अदर करंट लायबिलिटी के नाम से दिखाती है। तो इस तरीके से हम टोटल कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कहलाएगा किसका, लायबिलिटी साइड का। ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में हमारे 4 हेड है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अब बात करें कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये सब पॉइंट तो हैं, बट कौन कौन से पॉइंट हमें नहीं पढ़ना होता है। तो एक पॉइंट ये नहीं पढ़ना है, एक पॉइंट ये नहीं पढ़ना है, एक पॉइंट ये नहीं पढ़ना है। ये 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट है लेकिन उस तो बताना तो पड़ेगा, तो ये पॉइंट आपको बता दिए गए। बाकी इंपॉर्टेंट आपके जो हैं वो इनके अलावा के हैं। इधर से ये चारों हैं। अब बात करते हैं असेट की। असेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। ठीक है, नॉन करेंट असेट्स का मतलब ऐसा असेट्स जिसका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ के अंदर ना करवा पाए, जिसको कैश में कन्वर्ट ना कर पाए, वो नॉन करेंट असेट। जिसको विद इन 12 मंथ में आप कैश में कन्वर्ट करा ले जाएं, तो करेंट असेट्स। ठीक, करंट असेट्स में हमारा फिक्स असेट्स है जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या क्या है, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब वो असेट्स जो दिखाई देती, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये असेट्स है कोचिंग का, इसको हम टेंजिबल में रखेंगे। बिल्डिंग है, ये भी टेंजिबल असेट्स है, इसको भी हम यहाँ रखेंगे। ये डेस्क बेंच है, टेंजिबल असेट्स मीन जिसको टच कर सकें, ऐसी कोई असेट जिसको हम टच कर सकें, है ना, टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब ऐसी एसेट जिसको हम टच ना कर सके। तो इसके एग्जाम्पल बनते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बनेंगे इनटेंजिबल असेट्स के। यहाँ बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब हो जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो क्या है, बस इसके बारे में छोटा सा जान लेते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ कि टेंजिबल असेट्स में अगर कोई ऐसी एसेट्स जो अभी बन के तैयार नहीं हो रही है बल्कि बन रही है, तो उसको हम टेंजिबल असेट्स में न रख करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं। जैसे बिल्डिंग बनवा रहे हैं और बिल्डिंग अभी बन के तैयार नहीं हुई है, तो उस बिल्डिंग को हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं। ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब जैसे आप पेटेंट्स का, कॉपीराइट का या ट्रेडमार्क का या लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इन सब के लिए लीगल प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस पूरा होने से पहले ही आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो फिर वो इंटेंजिबल असेट्स आपकी बन नहीं पाई है बल्कि अंडर डेवलपमेंट है, तो उस केस में इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, बट ये सिलेबस में बैलेंस शीट में दिया भले ही है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब हो गया कि कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और वही कंपनी ने अगर 12 महीने से कम समय के लिए लोन दे रखा है, तो फिर वो करेंट असेट्स में चला जाता है। और डी वाले पॉइंट में आप रख लीजिएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्या रखेंगे? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ऐसे ही नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी जगह पे कर रखा है, वो भी 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए, तो फिर वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और कंपनी वही इन्वेस्टमेंट 12 महीने से कम समय के लिए किया है, तो फिर वो करेंट असेट्स में आ जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है। लास्ट है हमारा अदर नॉन करेंट असेट्स। इसके अलावा कोई ऐसी असेट्स जो 12 महीने के बाद 12 महीने से ज़्यादा के लिए बेनिफिट बिजनेस को दे, तो वो अदर नॉन करेंट असेट्स में आता है। अब बात करते हैं करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट को आप जान चुके हैं। इन्वेंट्रीज, बिजनेस के जो भी गुड्स अनसोल्ड हैं उनको इन्वेंट्रीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिनिश गुड्स का भी रखा जाएगा, आपका फिनिश गुड्स के साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक ले आया जाएगा, रॉ मटेरियल का भी लाया जाएगा। तो ये सब जो भी हैं, इनके जितने भी गुड्स इनको जो हम नहीं सोल्ड कर पाए हैं, वो इन्वेंट्री में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश हमारे जेब में है या जो पैसा हमारा बैंक में है, या फिर ना तो कैश में है और ना ही बैंक में है, बल्कि चेक के फॉर्म में मिला है या बिल के फॉर्म में मिला है, तो वो भी हमारा
पैसा ही बनेगा बट कुछ समय के बाद। तो उन सभी का टोटल जितना आता है उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, वो सी पॉइंट में। डी में आपका आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो कि अभी बताए हैं। और लास्ट आपका आएगा अदर करेंट असेट्स। अदर करेंट असेट्स का मतलब ये कि कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट कंपनी ने 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए पे कर दिया, मतलब उस करेंट ईयर का जितना एक्सपेंस था वो तो पे किया ही किया, उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर के भी कुछ मंथ का पेमेंट इसी साल में कर दिया। तो जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है उसी को प्रीपेड के नाम से जाना जाता है, उसको अदर करेंट असेट्स के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद आप उसका भी टोटल कर देंगे तो जो टोटल यहाँ मिलेगा वही टोटल लायबिलिटी का भी होगा। ये दोनों टोटल मैच कर जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट खत्म होता है। यही आपकी कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बताया गया है कंपनी का। तो आपके यूपीपीसीएल अकाउंटेंट सिलेबस जो क्लासिफिकेशन आप बैलेंस शीट में रखा हुआ है वो इसी से रिलेटेड है। इतना अगर आप जान जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप एकदम ईजिली कर ले जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट बनता है तो बेशक आप कमेंट में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी ऐसे ही यूनिक पॉइंट को लेकर के। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।